तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि बॉटनी वाले पोर्शन में हम लोग यूनिट नंबर 4 तक डिस्कशन कर चुके थे। आज अपनी बारी है सर यूनिट नंबर 5 की, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट को डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम होगा सर एंजाइम। ये जो एंजाइम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। जैसे कि यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम या फिर एंजाइम प्रोटीनिशियस नेचर कैसे होता है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा तो यहाँ से आपको शॉर्ट्स जो 5 नंबर या फिर 10 नंबर में जो शॉर्ट आते हैं आपको लिखने के लिए, वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम एमसीक्यू मोड में है, वैसे तो एमसीक्यू मोड में ही है, तो यहाँ से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम आउट होते हैं। मैं उन हर क्वेश्चन को, उन हर पॉइंट को फ्रेम आउट करूंगा, आपके सामने नोट करूंगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे पिछले बार और इस साल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो जाइए, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास पर रहे। और यहाँ पे जितनी भी बातें बताएंगे, नोट कराएंगे, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। और फाइनली ये पीडीएफ जैसे आपको बैच में मिल जाएगा, वहां से अपने नोट्स को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज वहां पे नोट कीजिए। ठीक, तो सभी लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए सर एंजाइम, और फिर यहां से हम लोग करते हैं सर स्टार्ट अपने आज की क्लास को। तो चलिए, सबसे पहले एंजाइम हेडिंग डालिएगा, और एंजाइम के बारे में हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातों को पहले नोट करेंगे, समझेंगे, और फिर अपने मेन स्लाइड पर हम लोग पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर एंजाइम की। तो एंजाइम होता क्या है, तो आप लोग अपने कॉपी में सबसे पहले एक हेडिंग डालिए जैसे छोटा सा एंजाइम। इसके बारे में कुछ बातें हम लोग करेंगे, फिर अपने मेन स्लाइड पर हम आ जाएंगे। ठीक है, एंजाइम आप लोग देखे होंगे सर, अगर हम बायोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वैसे तो इस केमिस्ट्री में भी आप लोग एंजाइम को पढ़ते हो, अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप लोग कभी देखे हो सर, अभी जैसे शादियों का मौसम चल रहा है, आप लोग एक जगह गए खाना खाने के लिए, दूसरी जगह फिर भंडारा चल रहा था, वहां पे भी पहुंच गए, ज्यादा हो गया, लड्डू हो गया, है ना। तब वहां पे क्या हुआ कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है गड़बड़ा गया, आपका खाना पचा नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल सा हम एग्जाम्पल बता रहे हैं देसी भाषा में, आप उसको आसानी से कोरिलेट करके समझ जाओगे। जैसे क्या हुआ सर, आप शादी में गए, एक जगह गए, दूसरी जगह भी जा खा लिया और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है गैस की गोली लोगे और साथ ही साथ एंजाइम लोगे। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको डीएसआर और एंजाइम की एक गोली देगा, या फिर आपको डाइजीन दे देगा। अब जो डाइजीन दिया हुआ है आपको, तो वो क्या कर रहा होगा, वो क्या करेगा, आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा। या फिर कहें सर कि जो रिएक्शन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहे थे, जो होने में काफी लंबे समय लगते, मतलब आपको फूड को डाइजेस्ट होने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगता, उसको क्या किया डाइजीन या फिर डीएसआर, आपका जो फूड मटेरियल था वो हाफ एन आवर 1 आवर में आपको क्या किया सर, डाइजेस्ट कर दिया। यानी कि एक एक यहां से कंक्लूजन हम ये बता सकते हैं सर, यहां पे जो रिएक्शन हो रहा था उसको रैपिडली इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया भैया, उसको रैपिडली इंक्रीज कर दिया। और फिर जब से इंक्रीज करता है, अपना जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जैसे इंक्रीज होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट अपना जो भी रिजल्ट मिलने वाला होता है वो हमको पहले जल्दी मिल जाता है। यानी कि जो एंजाइम होता है एक तरह कैटलिस्ट का काम करता है। क्या करता है भैया, एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में मदद कर रहा होता है, बिना एंटायर इन्वायरमेंट को छेड़छाड़ किए हुए। एंटायर इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, मान के चलो कि सर ये डाइजेशन हो कहां रहा था, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा था, आपके स्टमक में हो रहा था, या कहने से स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, है ना, मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं। तो वहां के इन्वायरमेंट को बिना किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी पहुंचाए हुए ये क्या किया एंजाइम, उस फूड मटेरियल को इजिली डाइजेस्ट कर दिया, या कहने से जल्दी से डाइजेस्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम या फिर कैटलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा सर कि यहां पे हम रैपिडली इंक्रीज कराए हैं, यहां पे रिएक्शन को फास्ट कराए हैं, तो वहां का जो एंटायर इन्वायरमेंट होगा वो डिफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ यहां पे प्रक्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट आप क्या लिखोगे सर, कि सर जो एंजाइम होता है ये क्या होता है सर, एक तरह कैटलिस्ट होता है। क्या होता है भैया, ये एक तरह का कैटलिस्ट होता है, जो कि क्या कर रहा होता है सर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा होता भैया, इंक्रीज कर रहा होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है, बिना एंटायर, है ना, बिना एंटायर इन्वायरमेंट को इफेक्ट किए, एंटायर इन्वायरमेंट को
इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए हुए बिना, ठीक है, अफेक्ट किए बिना ये क्या कर रहा होता है, ये इसको इंक्रीजमेंट करा रहा होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये चीज होता है सर एंजाइम के बारे में। तो आई होप कि यहां से थोड़ा सा आपका रोड मैप तैयार हो रहा होगा कि बेसिकली हमको ये पढ़ना कहाँ है, कैसे पढ़ना है। तो ये तो हम एग्जांपल आपको बता दिए सर, डाइजेस्टिव सिस्टम से देके बता दिए, लेकिन हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें क्या, अगर कैटलिस्ट यहाँ पे एंजाइम आ जाता है तो वहां पे उनकी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इवन हम एनिमल की बॉडी की बात करें या फिर प्लांट्स की बॉडी की बात करें, दोनों में ये इक्वल अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं सर बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम बात करें सर प्लांट्स में कैसे ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है एंजाइम, ठीक है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है, ये चीज हम यहाँ पे बात करने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो पहले बात एंजाइम में क्या नोट करो सर, ये क्या कर रहा होता है सर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है बिना एंटायर के इन्वायरमेंट को छेड़छाड़ किए बिना, ठीक है। और एक तरह से क्या होता है सर, ये कैटलिस्ट का काम करता है। अच्छा, एंजाइम के बारे में और बात करते हैं सर, एक तरह से ये प्रोटीनिशियस इन नेचर का होता है और इसी के बेसिस पे इसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं सर सिंपल एंजाइम, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सर कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड एंजाइम कहते हैं, है ना। कहीं कहीं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स और सिंपल फॉर्म में उसको बताते हैं। यानी कि ऐसे एंजाइम जिसमें के डेरिवेटिव्स क्या हो, अमाइनो एसिड हो। ध्यान समझिएगा कि सर ऐसे एंजाइम जिसके डेरिवेटिव अमाइनो एसिड होते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं सर, सिंपल एंजाइम कहते हैं। और आपको पता है सर अमाइनो एसिड के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं सर। जब भी हम क्या बोलते हैं, बात करते हैं सर प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन की जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, अमाइनो एसिड होते हैं। और आपको पता है सर अमाइनो एसिड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कितनी अमाइनो एसिड होते हैं, 20 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और जो 10 होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ, कार्बन कंपाउंड के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप जुड़ा रहता है। एटलीस्ट ये जुड़े रहेंगे तब जाके एक सिंपल सा आपका अमाइनो एसिड बनता है। यानी कि एंजाइम के फॉर्मेशन होने में भी यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है सर, प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, या फिर हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं सर अमाइनो एसिड की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, सिंपल अमाइनो एसिड कह देते हैं, या फिर सिंपल एंजाइम के फॉर्म में इसको हम बता देते हैं। बात समझ में आया सर, यहां तक सबको, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर, एक नंबर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी बातें यहां पे लिखी गई हैं। सबसे पहले एंजाइम आता है बायो कैटलिस्ट। जो एंजाइम होता है क्या होता है सर, एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है। ये पहला पॉइंट आप लोग यही नोट कीजिएगा सर कि जब भी हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या होता है सर, एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम कर रहा होता है। क्या करता है सर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम कर रहा होता है बिना उसके प्रोसेस को छेड़छाड़ किए हुए या फिर बिना उसके प्रोसेस को नुकसान पहुंचाए बिना ये क्या करता है, वहां के केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो अगर कोई कल के डेट में आपसे पूछे भैया बताओ एंजाइम क्या होता है, तो उसको एक शब्द में बताना, एक लाइन में बताना कि देखो सर एंजाइम जो होता है एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है इसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं इसमें, इसलिए इसको क्या बोले सर, बायो कैटलिस्ट कहें, ठीक है। क्या होता है सर, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और जिसके अंतर्गत क्या होता है सर, यहाँ पे जितने भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है वो रैपिडली यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, इंक्रीज हो जाता है, ठीक। लेकिन इंक्रीज होने के साथ साथ यहां पे किसी भी तरह के कोई भी एंटायर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, देखते हैं सर यहां पे दिया है सर वर्चुअली ऑल द केमिकल रिएक्शन आर द मेडिएटेड बाय एंजाइम। यानी कि हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी बात करें, प्लांट्स की बॉडी की बात करें, या इवन किसी भी हम बात करें सर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही क्यों नहीं बात कर लें, उन सबकी बॉडी में क्या होता है सर कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन कौन रेगुलेट कर रहा होता है वर्चुअली, वो एंजाइम कर रहा होता है। एंजाइम उसको क्या कर रहा होता है सर, उसको कोरिलेट कर रहा होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें, यही बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है उसको गवर्न कौन कर रहा होता है, तो ये एंजाइम कर रहा होता है।
अगला दिया है सर, एंजाइम हैज द सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट मेड ऑफ देम द यूनिक। और एंजाइम के बाद कई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अभी आपके सामने डिस्कस किया भी हूं। कई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं सर क्या, कि इनमें क्या होता है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जो कि बाकियों से क्या करता है, अलग करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, कौन? आपका एंजाइम। ठीक, तो ये पहला स्लाइड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सर पहले स्लाइड में आपको क्या जानना था, क्या समझना था, कि सर एंजाइम जो होता है एक तरह का बायोकैटलिस्ट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि सर ये क्या कर रहा होता है, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। तीसरा सर, ये जैसे ही रेट ऑफ केमिकल को इंक्रीज करता है तो वहां पे इनकी जो एंटाई एनवायरमेंट होती हैं उनको चेंज नहीं होने देता, उनको चेंज नहीं करता है और अपने पूरे प्रोसेस को परफॉर्म कर लेता है। अगर वर्चुअली बात करें सर हमारी बॉडी में, या फिर प्लांट्स की बॉडी की बात करें, या फिर एनिमल्स की बॉडी की बात करें, या इवन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें, अगर उनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो वहां पे एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होगा। आप कुछ समझ देखिए, आप केवल एक छोटा सा एग्जांपल उठा लीजिए सर, ग्लाइकोलिसिस वाला। याद आ रहा है सर, ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़े थे, क्या होता था सर, ग्लूकोज था वो क्या किस में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता था। याद आ रहा है सर, जैसे ही हम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद वो डायरेक्ट फूड जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है सर, उसकी ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल चलता है, ईटीएस चलता है, और फाइनली जाके हमको क्या मिलता है सर, एटीपी मिलता है। ये हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो सर ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आप देखो सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहां पे नोट करो आप लोग, सर क्या बोले कि सर जब हम बोले कि यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि यहाँ पे हम जब जैसे बोले सर ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है सर किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, तभी तो ये कन्वर्ट होगा। ऐसा थोड़ी ना हवा में ये चेंज हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा सर, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगे। और इसको प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जहां पे एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो पाता है। अब उस एंजाइम का नाम क्या होगा सर, क्या बोलते हैं, हेक्साजीनेज जो एंजाइम होता है, ये क्या कर रहा होता है सर, ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में, सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। और आप देखोगे सर ग्लाइकोलिसिस के जितने भी 10 और 11 स्टेप्स होते हैं, वहां पे हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके सहायता से ये क्या होते हैं सर, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपने प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर द प्रोटीन, यानी कि हम जितने भी एंजाइम की बात करते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम होते हैं वो सबके सब किससे मिलकर बने होते हैं सर, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इसलिए क्या बोला जाता है सर, एंजाइम्स आर द प्रोटीनिशियस इन नेचर। क्या बोलते हैं इसको, यहां से एमसीक्यू के क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं कि सर एंजाइम क्या है, तो एंजाइम आपके प्रोटीनिशियस इन नेचर का है। किस नेचर का भैया, प्रोटीनिशियस इन नेचर का है, लेकिन सभी के सभी एंजाइम नहीं है ना। बोले सर सभी क्या बोलते हैं सर, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, ये स्टेटमेंट है, लेकिन सभी के सभी एंजाइम प्रोटीनिशियस नेचर के नहीं होते हैं। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। एंजाइम्स आर द हाईली स्पेसिफिक, जो एंजाइम्स होते हैं इनमें क्या होता है सर, हर एंजाइम के पास एक खुद का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, जिसके माध्यम से हम ये कहते हैं कि सर ये जो एंजाइम है इसके पास प्रोटीनिशियस इन नेचर का है या फिर नॉन प्रोटीनिशियस इन नेचर का है, इनके पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। एंजाइम्स एग्जिबिट द एनारोमस कैटालिटिक पावर। अब देखो जो एंजाइम होता है इसके पास क्या होता है, एक तरह का कैटालिटिक पावर होता है, और इसी कैटालिटिक पावर की बदौलत ये क्या कर रहा होता है सर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। क्या करता है भैया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। तो इनके पास क्या होता है, एक तरह का कैटालिटिक पावर होता है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है सर, ये इंक्रीज कर रहा हो, केमिकल रिएक्शन को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है भैया, इंक्रीज करने का काम कर रहा होता है। और यही बोलते हैं सर क्या, इसके पास कैटालिटिक पावर है। किसके पास है सर, एंजाइम के पास है।
आगे, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द लोअरिंग एक्टिविटी एनर्जी। देखो ये पॉइंट यहां पे आ गया सर, इनके पास कैटालिटिक पावर है, जिससे क्या होता है सर, इनकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है सर, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है सर, यहां पे कम एक्टिविटी एनर्जी के माध्यम से ये क्या होता है सर, यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है। अब ये मत सोचिएगा सर कि ये चीज तो दिमाग में आना क्वेश्चन लाजमी है, अगर ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को तो, कि सर जो एंजाइम क्या किया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, तो क्या यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो फिर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा सर, क्या कि मैं बोला हूं कि आपको कि एंजाइम जो होता है कैटालिटिक पावर होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, लेकिन जैसे ही रेट ऑफ केमिकल को इंक्रीज किया, क्या इनकी एनर्जी बढ़ गई कि उतना ही पे रहती है इस प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए? तो मैं बताऊंगा सर, अगर यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो एटीपी, यहाँ पे ज्यादा एटीपी या ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, थोड़े से अमाउंट में की एनर्जी में यहाँ पे क्या होता है, पूरी प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इट चेंजेस ओनली द रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ये क्या किसमें चेंज होता है, ये केवल और केवल, यह केवल उस दर को बदलता है जिस पे संतुलित हासिल किया जा रहा होता है ना। मतलब क्या कर रहा होता है सर, ये बस मान के चलो भाई, डाइजेशन वाली प्रोसेस हम बता रहे थे कि सर फूड है, फूड मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी बस डाइजेशन होगी, ना कि ये जहां पाए जा रहे हैं वहां की इन्वायरमेंट को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जिस इक्विलिब्रियम पे ये काम कर रहा होगा उसी इक्विलिब्रियम को ये चेंज करने का काम करेगा, बाकी किसी को छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक। बस इसका मोटिव ये होता है, टारगेट फिक्स रहता है, भैया हम इसको ये रिएक्शन कराना है तो बस यही रिएक्शन कराएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे ये नहीं देखता कि भैया इनके पास होगा क्या, इनके आगे फिर होना है क्या, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इट डज नॉट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। देखो ये क्या, जिस इक्विलिब्रियम पे ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहे थे, वहां पे ये इफेक्ट शो नहीं कर रहा होता है, उसके एंटायर एनवायरनमेंट में कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी डिफेक्ट शो नहीं कर रहा होता उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में। एंजाइम्स आर द रीजनरेटेड ड्यूरिंग द कैटालिटिक साइकिल, और एंजाइम जो होता है वो फिर से रीजनरेट हो सकता है जब दूसरी कैटालिटिक साइकिल वहां पे परफॉर्म कराई जाए। यानी कि एक बार आप डीएसआर खा लिए, एक बार आप क्या खा लिए सर, डाइजिन खा लिए, तो आपको दूसरे टाइम तक भी वो क्या कर रहा होता सर, असर कर रहा होता। बोलते हैं ना कि ये जो डीएसआर है, एक गोली है, आपको ये 24 घंटे तक काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक बार वहां पे केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा दिया, तो फिर जैसे कैटालिटिक साइकिल दूसरी स्टार्ट होंगी तो उसमें भी वो एक्टिविटी वहां पे इन्वॉल्व कर रहा होता है वो पर्टिकुलर डीएसआर, है ना। इसलिए बोला जाता है सर ये जो गोली है इसकी असर 24 घंटे तक रहेगी, या फिर इसकी असर 48 घंटे तक रहेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है सर, इसको ये बार बार रीजनरेट हो रहा है, और जितनी कैटालिटिक साइकिल यहाँ पे परफॉर्म होंगी उतनी बार ये क्या करेगा सर, अपने आप को रीजनरेट कर रहा होगा। कौन? आपका एंजाइम। तो ये चीज आपका एक कैरेक्टरिस्टिक, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि बाकियों से क्या कर रहा होता है, इसको अलग एक पहचान दे रहा होता है, ठीक है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रहे होते हैं। तो आई होप कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंक्लूड कर लेते हैं सर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ये देखें सर कि जो एंजाइम होते हैं ये सभी के सब क्या होते हैं सर, प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, प्रोटीनेसियस इन नेचर के होते हैं, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन सभी के सभी एंजाइम्स ये प्रोटीनेसियस नेचर के नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट ये नोट करेंगे सर, एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तीसरा ये कि इनके पास कैटालिटिक पावर होता है, और इसी कैटालिटिक पावर के बदौलत ये अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, वहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एनहांस कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट ये आप नोट किया सर, इनके पास कैटालिटिक पावर तो होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को तो इंक्रीज करता है, लेकिन यहां पे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता इनको नहीं पड़ रही होती है, ठीक। ये चीज भी आप नोट कर लिए। अगला पॉइंट ये नोट किए कि सर ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, तो जिस इक्विलिब्रियम में उपस्थित होगा उस इक्विलिब्रियम को ये क्या करता है सर, नुकसान नहीं पहुंचाता है, डिफेक्ट नहीं करता है, बशर्ते जिस पे ये एक्टिविटी करना होता है, जिस पे ये रिएक्शन करना होता है, बस उन्हीं को क्या करता है सर, उन्हीं को एनहांस कर रहा होता है। तीसरा ये देखें सर क्या, कि एंजाइम के पास क्या होता है सर, रीजनरेटेड कैपेसिटी होती है जब वो नेक्स्ट कैटालिटिक साइकिल के लिए परफॉर्म किया जाए।
अब यहां से अगला टॉपिक अपना स्टार्ट होता है, यानी कि हम एंजाइम का इंट्रोडक्शन देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर लिए। अब हम एंजाइम की क्या बात करेंगे, केमिकल नेम्स की बात करेंगे या फिर केमिकल नेचर की बात करेंगे कि सर ये इसका केमिकली क्या नेचर होने वाला होगा पर्टिकुलर एक एंजाइम का। तो जितने भी एंजाइम हैं, ऑल एंजाइम्स वर वंस थ्रू बाय द प्रोटीन्स, यानी कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर जितने भी एंजाइम होते हैं वो किससे बने होते हैं सर, प्रोटीन से बने होते हैं, और इसीलिए एंजाइम को क्या बोलते हैं, प्रोटीनेसिस नेचर के कहते हैं। लेकिन सभी के सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके डेरिवेटिव्स उतने हमको देखने को नहीं मिल रहे होते हैं एज लाइक एंजाइम के। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या इसका हम देखे थे सर कि जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं, बट सिंस द 1980s द कैटालिटिक एबिलिटी ऑफ द सर्टेन न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड द राइबोजाइम। ठीक है, अब जैसे हम राइबोजाइम की बात करते हैं, ये भी क्या है सर, आपका न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड है, और इसमें क्या है सर, राइबोजाइम, यानी कि इनकी जो कैटालिटिक है वो क्या है सर, आरएनए है, हैज बीन द डिमोन्स्ट्रेटेड दिस अप्रूव दिस एक्सॉन। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहां पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग कि सर क्या सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होता है। ठीक है, और सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम यानी कि एंजाइम के ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो एंजाइम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू जनरल क्लासेस। एंजाइम को कितने क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं सर, दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है उसको सिंपल एंजाइम, और दूसरा होता है सर कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये किसके बेसिस पे बता रहे हैं सर, प्रोटीन के बेसिस पे बता रहे हैं, इनकी प्रोटीनेसिस नेचर कैसी है इनके बेसिस पे इनको क्या कर रहे होते हैं, हम लोग इसको एग्जामिन कर रहे होते हैं। पहले हम बात करते हैं सर सिंपल एंजाइम की। तो सिंपल एंजाइम विच कंसिस्ट एंटायर ऑफ द अमाइनो एसिड, यानी कि सरल एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि पूरी तरह से अमाइनो एसिड्स के होते हैं, या फिर कह लें सर पूरी तरीके से अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इन टाइप को हम क्या बोलते हैं सर, सिंपल एंजाइम के नाम से जानते हैं। नाम से ही क्लियर सर, सिंपल एंजाइम यानी कि इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा सर पूरी तरह से प्रोटीन या फिर कहें सर अमाइनो एसिड। ठीक है, इस टाइप के एंजाइम को हम क्या बोलते हैं सर, सिंपल एंजाइम कहते हैं। वहीं पे कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करते हैं तो इट कंटेन द नॉन प्रोटीन ग्रुप दैट इज कॉल्ड द कोफैक्टर। इसमें क्या होता है सर, नॉन प्रोटीन ग्रुप होते हैं, और इस नॉन प्रोटीन ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं सर, कोफैक्टर के नाम से जानते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही होती है। हिंदी में देख लेते हैं, इनमें से जो गैर प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं सर, कोफैक्टर कहा जाता है, जो जैविक गतिविधियों के लिए आवश्यक होते हैं। यहां पे हम लोग बात लिख लेते हैं। ठीक है, हम बोले सर एंजाइम जो है वो दो टाइप के होते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं भैया, दो टाइप के होते हैं। जो पहला जो एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट एंजाइम होता है इसको हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल एंजाइम कहते हैं, सिंपल एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। अब जो सिंपल एंजाइम होते हैं इसमें हम लोग क्या देखें सर, सिंपल एंजाइम में हमको क्या देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि पूरी तरह से किससे मिलकर बनी हो, प्रोटीन से बनी हो। ठीक है, यानी कि एंजाइम कंटेन्स प्रोटीन, एंजाइम कंटेन प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम में क्या हो, प्रोटीन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, सिंपल प्रोटीन कहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे हमको नॉन प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या मिलता है सर, यहाँ पे नॉन प्रोटीन देखने को मिलता है, और इस नॉन प्रोटीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, कोफैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। ये चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा। और यही कोफैक्टर किसमें इन्वॉल्व होता है सर, यही कोफैक्टर जो होगा ये इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में। किसमें एक्टिवेट होता है सर, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या होता है, इसकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही होती है। तो ये चीज आपका पूरा समराइज एक पेज पे यहाँ पे देखने को मिल गया। पूरा एक पेज पे आपको क्या दिखेगा सर, यहाँ पे पूरी समराइज आपको देखने को मिल गई एंजाइम के बारे में। ठीक है, अच्छा ये चीज भी नोट कीजिए सर, एंजाइम को हम दो क्लास में क्लासिफाई किए, तो किसके बेसिस पे किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन इन नेचर, ऑन देयर बेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के बेसिस पे इसको क्या किया हम लोग, दो क्लासेस में क्लासिफाई कर दिए। ठीक,
ये टॉपिक आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में भी, यानी कि आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग इसको पढ़े होंगे अच्छे से। चलिए, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग की, अभी तक जितने बच्चे बैच से रजिस्टर्ड नहीं हुए हो, आपकी बैच यहाँ पे लाइव हो चुकी हैं, है ना। और आपको ऑलरेडी पता है सर, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं सर 5th यूनिट, यानी कि बॉटनी में हम लोग 5th यूनिट पढ़ रहे हैं, और हम लोग जूलॉजी में भी 5th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री में भी वही आपका सीन है कि सर 4th 5th वहां पे भी चल रहे हैं आपके, ठीक है। यानी कि आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की बात करो, यानी कि आपके 4 यूनिट तक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8 यानी कि 4 यूनिट और बचे हैं। आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपका ये पूरा बैच होगा सर खत्म, ठीक है। और अभी तक आप बैच से नहीं जुड़े हो, समझ में नहीं आ रहा सर कैसे पढ़ेंगे, तो आपके लिए बैच है, सारथी बैच है। कुछ नहीं करना सर, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप जैसे अपने आप को रजिस्टर करोगे, सेमेस्टर एग्जाम में आओगे तो आपको बीएससी 4 सेमेस्टर का ये बैच मिल जाएगा, सारथी बैच, जिसमें आपको सारी क्लासेस आपको एक जगह ही मिल रही होंगी, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री की बात करें या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है भाई। इस सर बैच को क्यों ले सर, यहाँ से फायदा हमको, तो मैं बता दूं आपको कि सर बैच लेने का ये फायदा होगा कि यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी के बच्चे आप लोग में होंगे जहाँ पे आपके जो एग्जाम होंगे डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगे, कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे जहाँ पे एग्जाम एमसीक्यू मोड में होने वाले होंगे। तो दोनों को देखते हुए हम यहाँ पे क्लासेस को परफॉर्म कर रहे हैं, क्लासेस को ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जहां जहां एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वहां वहां आपको बताए जाते हैं, वहां सॉल्व कराए जाते हैं। जहां डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती हैं, नोट्स होती हैं, पीडीएफ होते हैं, वो सारे के सारे आपको बैच में मिलते हैं, सारे के सारे आपको ऐप में मिलेंगे, सारथी बैच में, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया सर, यहाँ पे इससे रिलेटेड जैसे यूनिट वाइज हम एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। तो जैसे एंजाइम है, तो एंजाइम से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे 50, 60, 100, 150, वो पूरे एमसीक्यू हम आपको सॉल्व करा देते हैं पीवाईक्यू के बेसिस पे, ठीक। तो ये हम लोग देखेंगे आप लोग को, शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट सर आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप मिल जाता है। तो किसी टॉपिक पे किसी बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो अपने पर्सनल मेंटर से कनेक्ट होके अपने सारे डाउट्स को वहां से क्या कर लेता है, अपना सॉल्व कर लेता है, क्लियर कर लेता है। तो ये आपको काफी अच्छा प्लस पॉइंट आपको बैच में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बैच की प्राइस की बात कर लेते हैं सर, 699 बैच की प्राइस है। तो बस आप आराम से 699 पे कीजिए और अपने बैच से एक्टिवेट हो जाइए। सर ये जो बैच रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपके फोन में, आपके सिस्टम में अपडेट रहेगा, है ना, तब तक रहेगा, आप आराम से उसको वहां से अपने आप को एक्सेस ले सकते हैं, ठीक। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपके बैच के बारे में। तो जितने आप में से कई बच्चे रजिस्टर हो चुके हो, जो बच्चे रजिस्टर नहीं हुए उनकी हम बात बता रहे हैं। अब जो रजिस्टर हो जाए हो गया होगा बोले सर फिर हमको बता रहे हो, नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए, आप लोग अच्छे बच्चे हो, रजिस्टर कर लिए हो, आगे देखते हैं। रिमूवल ऑफ द कोफैक्टर फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड एंजाइम प्रोड्यूस ए सिंपल एंजाइम कॉल्ड द एपोएंजाइम। अब देखो ये इंपॉर्टेंट यहां से पॉइंट बनता है कि सर मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा हूं सर, कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात कर रहा हूं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम की। इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम जहां भी हम बात करेंगे तो यहां पे आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए सर, क्या इसमें नॉन प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं सर, कोफैक्टर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग, कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इस नॉन कॉन्जुगेटेड एंजाइम में क्या है उपस्थित सर, यहाँ पे नॉन प्रोटीनिशियस है, जो कि क्या होगा यहाँ पे, कोफैक्टर होगा, को फैक्टर होता है। और आपको पता है सर को फैक्टर, अभी हम लोग बात किए सर, को फैक्टर जो होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में काफी इंवॉल्व होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए। अगर इस को फैक्टर, इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम से को फैक्टर को हम रिमूव कर दें, को फैक्टर को हम हटा दें, यानी कि को फैक्टर को क्या करें, यहां से हम रिमूव कर दें, क्या करते हैं भैया, रिमूव कर दें, रिमूव कर दें, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिलेगा एपो एंजाइम। क्या मिलेगा सर, एपो एंजाइम मिलेगा। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सर क्या हम बात किए, दो टर्म बात किए हैं, जब हम कोफैक्टर की बात करेंगे तो ऐसे एंजाइम जो कि नॉन प्रोटीनिशियस इन नेचर के होते हैं उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। लेकिन जैसे ही कॉन्जुगेटेड एंजाइम से हम कोफैक्टर को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है सर, एपो एंजाइम का बन जाता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपका बनता है, और वो इक्वेशन आपको यहीं पे मैं नोट करा देता हूं, नहीं दूसरे प्लेस, अच्छा स्लाइड पे नोट कराऊंगा आपको, क्या एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम कब बनता है, तो जब भी पूछा जाए एपो एंजाइम, इसको बड़े बड़े अक्षरों में अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसलिए इसको हम सेपरेट आपको नोट करा रहे हैं। जब भी यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं बता दे रहे हैं फिर, ठीक है। तो एपो एंजाइम क्या होता है सर, आपका कोफ ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम, तो यहां से नोट करते हैं हम लोग दूसरे पेन से, क्या है सर आपका, को कॉन्जुगेटेड
कॉन्जुगेटेड एंजाइम माइनस क्या, माइनस कोफैक्टर को, ये क्या बन जाता है आपका, एपो एंजाइम बन जाता है। तो ये पॉइंट अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट लगा के, स्टार लगा के नोट करना है। जितना बार स्टार लगाना है, जितना बार नोट करना है, उतना बार ये स्टार लगा के नोट कर लीजिए सर। जब भी हम एपो एंजाइम की बात करें, क्या कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम से अगर हम कोफैक्टर को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है सर, अपना एपो एंजाइम बन जाता है। तो क्या ये बात समझ में आया सर? एपो एंजाइम कैसे बना? तो अगर हम क्या किए सर, अगर हम किए को एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम से कोफैक्टर को सेपरेट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है सर, एपो एंजाइम बन जाता है। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ कोफैक्टर फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड एंजाइम, दैट इज प्रोड्यूस क्या, दैट इज प्रोड्यूस आपका एपो एंजाइम, विच जनरली ए बायोलॉजिकल इनएक्टिव, जो कि क्या होता है सर, ये बायोलॉजिकल इनएक्टिव के फॉर्म में होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा सर। क्या यहाँ पे जब भी हम एपो एंजाइम की बात करते हैं, तो ये किस इन नेचर का होता है, ये बायोलॉजिकल इनएक्टिव होता है। ये कैसे होता है सर, ये बायोलॉजिकल इनएक्टिव इन नेचर का होता है, इनएक्टिव इन नेचर का होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला होगा। द कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव conjugated enzyme, that is the simple and cofactor, as called the holo enzyme। ठीक है, तो अगर हम एपो एंजाइम की बात करें तो क्या बोले कि अगर हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम से कोफैक्टर को अलग कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, एक सिंपल एंजाइम बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक, लेकिन वही हम क्या करें कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम में सिंपल और कोफैक्टर को दोनों को ऐड कर दें। क्या करते हैं सर, सिंपल और कोफैक्टर को दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है सर, अपना होलो एंजाइम बन जाता है। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं कि सर, अगर हम होलो एंजाइम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, हम होलो एंजाइम की बात करेंगे, होलो एंजाइम की बात करेंगे, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है सर, इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि अगर हम क्या किए सर, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में, इसमें भैया कॉन्जुगेटेड एंजाइम में हम क्या किए, सिंपल एंजाइम को, सिंपल और कोफैक्टर को हम क्या किए, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है सर, अपना एपो एंजाइम बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, ये एपो एंजाइम बन जाता है। जब हम सिंपल और कोफैक्टर को ऐड कर रहे हो तो एपो एंजाइम बनेगा, लेकिन जैसे ही कॉन्जुगेटेड में से हम कोफैक्टर को अलग कर देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है सर, एपो एंजाइम बन जाता है। और जो एपो एंजाइम होता है, ये किस नेचर का होता है सर, ये सिंपल नेचर का होता है, सिंपल एंजाइम होता है। ये क्या होता है भैया, ये सिंपल एंजाइम होता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कीजिए। ये जितना पॉइंट आपको नोट करा रहे हैं, ये सब के सब आपके एमसीक्यू के लिए फ्रेम आउट होते हैं, सबके सब क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू के लिए फ्रेम आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे नोट हो गया सर। क्या, रिमूवल ऑफ कोफैक्टर फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड एंजाइम, दैट इज प्रोड्यूस आपका सिंपल एंजाइम, दैट इज कॉल्ड द एपो एंजाइम, विच इज द बायोलॉजिकल इनएक्टिव के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे हम बात करें बायोलॉजिकल इनएक्टिव, हाँ, बायोलॉजिकल इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है, अगर वहीं पे हम कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव की बात करते हैं, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में सिंपल और कोफैक्टर को ऐड करते हैं, तो वहां पे होलो एंजाइम बनता है। और आपको यहां बता दें सर, ये जो एपो एंजाइम है, ये क्या है सर, बायोलॉजिकल इनएक्टिव है। लेकिन वहीं पे हम होलो एंजाइम की बात करेंगे, तो होलो एंजाइम क्या होता है सर, ये बायोलॉजिकल एक्टिव इन नेचर क्या होता है, क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, होलो एंजाइम की बात करें तो ये बायोलॉजिकल एक्टिव इन नेचर का होता है ना। क्या होता है सर, ये बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिव इन नेचर का होता है, और एपो एंजाइम बायोलॉजिकल इनएक्टिव नेचर का। तो यहां से देखो, यहां से भी क्वेश्चन आपके फ्रेम आउट होगा कि सर बायोलॉजिकल एक्टिव इन नेचर के कौन होते हैं, बायोलॉजिकल इनएक्टिव नेचर के कौन होते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से फ्रेम आउट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना, बताना पड़ेगा सर, ये जो होता है आपका एपो एंजाइम इस नेचर का होता है, और होलो एंजाइम पर्टिकुलर इस नेचर का होता है। ये देखो आपका ये होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम में क्या बता रहा है सर, होलो एंजाइम में सर एपो एंजाइम है, और एपो एंजाइम में आपके क्या क्या है सर, कोफैक्टर भी हैं और को एंजाइम या फिर कैटालिटिक साइट्स भी हैं, दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, यानी सिंपल एंजाइम भी हैं, कोफैक्टर्स भी हैं, और ये क्या बन जा रहा है सर आपका, ये बन जा रहा है आपका होलो एंजाइम बन जा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक, आगे अगर हम एपो एंजाइम और को एंजाइम को ऐड करते हैं, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं सर, जब हम एपो एंजाइम और को एंजाइम को ऐड किए, एपो एंजाइम यानी कि इनएक्टिव एंजाइम
और आपके को एंजाइम यानी कि नॉन प्रोटीनेशियस अमाउंट, तो इसको हम क्या बता देते हैं सर, ये होलो एंजाइम बनते हैं। और होलो एंजाइम क्या होता है सर, एक्टिव इन नेचर का होता है। और इसी होलो एंजाइम से हम क्या कर रहे हैं सर, सबस्ट्रेट को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है सर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, ये क्या बन जाएगा, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा कि सर मेरे पास क्या है सर, एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम है तो यानी कि इसमें से क्या निकला हुआ है सर, को फैक्टर अलग हुआ है। बोला हाँ सर, को फैक्टर यहाँ पे एपो एंजाइम में हम क्या ऐड कर दिए सर, को एंजाइम ऐड कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा सर, होलो एंजाइम बन जाएगा, जो कि एक्टिव इन नेचर का होता है। और इसी होलो एंजाइम में अगर हम सबस्ट्रेट ला के ऐड कर देते हैं तो फिर इसका नेचर क्या हो जाता है सर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक, तो ये पूरी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए और यहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम आउट हो जाता है। पिछले बार भी आपसे पूछा गया था और इस बार भी यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एमसीक्यू। बात समझ में आ गया सर कि हैप्लो एंजाइम कब बनता है और होलो एंजाइम कब बन रहा होता है। अब हम बात करेंगे सर कोफैक्टर्स और कोएंजाइम के बारे में थोड़ा डिटेल। ठीक है, कोफैक्टर्स और कोएंजाइम के बारे में थोड़ा सी बातें हम लोग यहाँ पे डिटेल में कर लेते हैं सर। सबसे पहले मोस्ट एंजाइम्स रिक्वायर्ड द स्मॉल आयंस और द प्रोटीन टू हेल्प देम टू इन द फंक्शन प्रॉपर्ली। यानी कि जितने भी एंजाइम होते हैं उनको किसी ना किसी बैकवर्ड से हेल्प मिलता है। और वो बैकवर्ड से हेल्प क्या किसका मिल रहा होता है सर, आयन का मिल रहा होता है। सर बैकवर्ड से किसका हेल्प चाहिए सर, प्रोटीन या फिर किसी स्मॉल आयंस की रिक्वायरमेंट की हेल्प चाहिए जिससे एंजाइम क्या करे, प्रॉपर्ली वर्क करे। ठीक है, यानी कि आपका एंजाइम क्या करे सर, प्रॉपर्ली वर्क करे। तो एंजाइम अच्छे से काम करे इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है सर, स्मॉल आयंस की या फिर कुछ अमाउंट प्रोटीन की आवश्यकता मिलती है, हेल्प मिलती है चाहिए, जिससे वो एंजाइम प्रॉपर्ली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर ले। कोफैक्टर या फिर हम कोएंजाइम बात करें, यूजुअली बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट्स एंड एडजस्ट द कैटालिटिक द रिएक्शन। जो कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये बाइंड कर रहा होता है एंजाइम के साइट से, एंजाइम के साइट पे जाके बाइंड करता है और वहां से कैटालिटिक इन नेचर का या फिर कैटालिटिक रिएक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, आप लोग देखो सर यहाँ पे ये क्या कर रहा है सर, ये जाके बाइंड कर रहा है, सबस्ट्रेट से जाके बाइंड कर जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम के बारे में रखना है। तो कोफैक्टर क्या हो गया सर, ऐसे एंजाइम जिसकी एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए बैकवर्ड से क्या चाहिए, यहाँ पे हेल्प चाहिए। अब वो हेल्प किसका चाहिए सर, प्रोटीन का या फिर स्मॉल आयंस की हेल्प चाहिए, जिससे यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एनहांस हो जाए। दूसरा ये सर कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम होता है, ये जो एंजाइम होता है वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है और जैसे ही एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगा वहां से कैटालिटिक रिएक्शन क्या होगा, एनहांस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं सर, क्या द टू आर द एसेंशियल ऑफ द सम same except the coenzymes are the protein whereas the cofactor are can be the ion such as the magnesium ion। ठीक है, यानी कि क्या देखें कि अगर हम एसेंशियली बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन को एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनिशियस इन नेचर के होते हैं और को फैक्टर किस नेचर के होते हैं सर, आयनिक नेचर के होते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम एंजाइम में बात कर रहे हैं तो एंजाइम में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है सर, कोफैक्टर और साथ ही साथ कोफैक्टर और कौन है सर, आपके कोएंजाइम है ना। कोफैक्टर और कोएंजाइम जो है वो तो सेम है, अगर हम बात करें तो ये सेम है, लेकिन सेम के साथ साथ ये अलग भी होते हैं। और अलग कैसे हुए सर, अगर इनमें क्या हो जाए सर, अगर हम किसकी बात करें सर, कोएंजाइम की बात करते हैं, कोएंजाइम की बात करते हैं, तो जो कोएंजाइम होता है ये प्रोटीनिशियस इन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है भैया, प्रोटीन इन नेचर का होता है। ठीक, अगर वहीं पे कोफैक्टर की बात करते हैं तो ये किस नेचर का होता है, तो कोफैक्टर आयन इन नेचर का होता है। और स्पेशली यहाँ पे कौन से आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा सर, यहाँ पे कौन से आयन होंगे, अगर आयन होगा तो मैग्नीशियम आयन होगा। अगर पिछले स्लाइड में बात करें आपको यही बताया गया है सर, क्या कि जितने भी एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी को प्रॉपर्ली परफॉर्म कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है सर, स्मॉल आयंस की या फिर प्रोटीन की आवश्यकता। यही तो हमने देखा है और दूसरे स्लाइड में यही जस्ट बता दिया गया कि अगर ये यहाँ पे आयंस हैं, कोफैक्टर हैं या फिर बोले सर आयंस हैं या फिर प्रोटीन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोफैक्टर होंगे और कोएंजाइम होंगे। अगर हम कोएंजाइम की बात करते हैं तो ये किस नेचर का होते हैं सर, प्रोटीनिशियस नेचर का हो गया। अगर यहाँ पे कोफैक्टर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सर इन्वॉल्व, यहाँ पे होता है सर आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, मैग्नीज आयन कहते हैं।
ये पॉइंट आपके लिए एमसीक्यू में फ्रेम आउट हर साल होता है, आप लोग यहां से टिक कर लीजिएगा। If the cofactor or the coenzyme are the bounded extremely tied to the enzyme, that is called the prostatic groups. अब देखो ऐसे एंजाइम यानी कि कोफैक्टर और कोएंजाइम दोनों टाइटली बाइंड हो जाए किसी एक्टिव साइट से, या फिर बोले सर किसी एक्टिव एंजाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। तो यहां से भी आपकी क्वेश्चन वाइवा के लिए फ्रेम होता है, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव मोड में है तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट में प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है इसके बारे में एक लाइन में लिखने के लिए पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, ठीक। या फिर यहां से एमसीक्यू भी फ्रेम हो सकता है कि सर अगर कोफैक्टर या कोएंजाइम टाइटली बाइंड हो जाए किसी एंजाइम के साथ, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर वहीं पे बिना कोफैक्टर और बिना कोई एंजाइम के साथ कोई एंजाइम है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम में देखे थे कोफैक्टर वहां पे रिमूव हो रहा था कॉन्जुगेटेड एंजाइम से। अरे भाई यही तो था, कहां गया? हाँ यही तो था, देखो एपो एंजाइम क्या था सर? कॉन्जुगेटेड से कोफैक्टर रिमूव हो रहा था, एपो एंजाइम है। लेकिन यही दोनों टाइटली बाइंड हो जाते हैं तो फिर इसको हम क्या बोलने लगते हैं? तब इसको हम बोलते हैं सर क्या? प्रोस्टेटिक ग्रुप। क्या इसको भी नोट कर लें सर, इसको नोट कर लें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो ठीक है। अगर मैं बोले सर क्या कि अगर कोफैक्टर और कोएंजाइम ये क्या है सर? टाइटली बाइंड है, टाइटली बाइंड है। किसके साथ बाइंड है सर? एंजाइम के साथ बाइंड है। किसके साथ बाइंड है भैया? एंजाइम के साथ बाइंड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक। ये चीज हो गया। अगर यहीं पे हम बोले सर क्या कि अगर यहां पे क्या है सर? कोफैक्टर और कोएंजाइम, ठीक है, बाइंड नहीं है, बाइंड नहीं है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? बाइंड नहीं किसके साथ? एंजाइम के साथ, ठीक है। तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे इसको? एपो एंजाइम, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने कॉपी में जल्दी से जल्दी सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि सर एपो एंजाइम क्या हुआ, होलो एंजाइम क्या हुआ, ठीक है, को एंजाइम क्या हुआ, कोफैक्टर्स क्या हुआ, प्रोस्टेटिक ग्रुप्स क्या हुए। यहां से आपसे क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है और जहां जहां से फ्रेम आउट होता है वहां वहां से आपको बताते चलते हैं। अब एक नया हेडिंग डालिएगा आप लोग, कोफैक्टर। क्या हेडिंग डालोगे सर? कोफैक्टर। कोफैक्टर को अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो कोफैक्टर हैज द एनी सब्सटेंस of the non-protein nature that is required for the protein to exert its biological activities। यानी कि कोफैक्टर क्या होता है? एक तरह से नॉन प्रोटीनिशियस इन नेचर का होता है। इसको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो इसकी किसी ना किसी प्रोटीन की साथ अटैच होने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे ये पूरी एक्टिविटीज को आसानी से परफॉर्म कर दे, पूरे रिएक्शन को इजिली परफॉर्म कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे अगर कोफैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं सर? यहाँ पे एसेंशियल आयंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे एसेंशियल आयंस जब बात करेंगे तो कौन से आयन आते हैं आपके? मैग्नीशियम आयन आता है। कौन सा आयन आता है भैया? मैग्नीशियम आयन आता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। लूजली बाउंडेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नॉन प्रोटीनियस इन नेचर के हैं, ठीक है। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम टाइटली बाउंडेड होंगे तो फॉर्मिंग द मेटलो एंजाइम। देखो अगर यहाँ पे कोफैक्टर लूजली बाउंड है तो क्या बना रहे होंगे सर? यहाँ पे मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम बता रहे होंगे। अगर ये टाइटली बाइंड है तो ये क्या बता रहा होगा सर? यहाँ पे मेटलो एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर कोफैक्टर लूजली बाउंड है तब क्या कहेंगे? अगर कोफैक्टर टाइटली बाइंड है तो फिर क्या कहेंगे? ये चीज आप यहाँ पे कॉपी में नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, कितने टाइप्स के कोफैक्टर होते हैं? तो सबसे पहले यहां पे हम कोफैक्टर्स की टाइप की बात कर लेते हैं सर। तो सबसे पहले आता है सर एसेंशियल आयन, ठीक है, कोएंजाइम और प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक। एसेंशियल आयन की बात करेंगे तो यहां पे पहला आएगा सर एक्टिवेटर और दूसरा आता है सर मेटल आयन ऑफ मेटलो एंजाइम, ठीक।
तो देखो को एसेंशियल एंजाइम में क्या होगा सर, अगर ये लूजली बाइंड होगा तो ये बनाएगा, अगर टाइटली बाइंड होगा तो ये बनाएगा। कौन? आपके कोफैक्टर के एसेंशियल आयंस। अगर वही कोफैक्टर क्या हो सर, कोएंजाइम हो, तो यहां पे क्या होता है सर, लूजली बाइंड होता है कोएन सबस्ट्रेट का। ठीक, अगर ये टाइटली बाइंड होगा तो प्रोस्टेटिक ग्रुप बनाएगा। तो ये इसका समराइज करके आपके टाइप्स दिया गया है कोफैक्टर का। तो ये चीज अपनी कॉपी में आप लोग नोट कीजिएगा। बढ़ते हम लोग आगे। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिया गया है। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, जो कि अभी हम लोग फ्लो डायग्राम में देखे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे 1 to 1 देख लेते हैं। द कोफैक्टर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर हम कोफैक्टर की बात करते हैं तो ये अलग अलग क्राइटेरिया के फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सर ये बाइंड टाइटली बाइंड है, लूजली बाइंड है, ठीक है, यहाँ पे प्रोस्टेटिक ग्रुप बन रहा है, कोएंजाइम बन रहा है। ये अलग अलग कैटेगरीज में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अकॉर्डिंग टू इज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर। ठीक, ये जो टाइटली और लूजली बाइंड हो रहे हैं, ये किसके बेसिस पे हम बता रहे हैं सर, क्या कि सर ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं कि इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। ठीक है, तो अगर हम कोफैक्टर की बात करते हैं तो इसको अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग फॉर्म में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट कैसे होगी सर, इसकी बेसिस होगी सर ऑर्गेनिक के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे, या फिर इनऑर्गेनिक नेचर के बेसिस पे। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके मेटल्स आए ना जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आ गया, कॉपर आ गए, मैग्नीज आ गए, ये क्या है सर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आते हैं सर, कोएंजाइम आते हैं, जैसे कि हम बात करें सर फैल्विरिन, प्रोस्टेटिक ग्रुप्स, ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये सबके सब एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया बताओ ऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन कौन से हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे एमसीक्यू में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर मैं बोलूं सर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, और एक क्या है सर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में क्या क्या आ गया भैया, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में आके आ गया आपके आयंस, ठीक है, मेटल आयंस आ गया। कौन आ गया, मेटल आयंस आ गया। और ये मेटल आयंस कौन कौन से हैं भैया, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कॉपर है, और फिर आपका मैग्नीज है। ठीक, अगर वहीं पे ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है सर, कोएंजाइम आते हैं, जैसे कि प्रोस्टेटिक ग्रुप, क्या आते हैं यहाँ पे, कोएंजाइम आते हैं, कोएंजाइम आते हैं। और ये कोएंजाइम क्या हो गया सर, प्रोस्टेटिक ग्रुप हो गया, प्रोस्टेटिक ग्रुप हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा सर ये आप मार्क कराए थे अपने कॉपी में, यहां से क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर आपको यहाँ पे नोट हो गया होगा। आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कोएंजाइम and the prostatic group is the somewhat diffuse, and there are the authors who propose the uses only the one or the two terms and the abundant to the other। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो खुद कंफ्यूज हैं लोग। कोएंजाइम की बात करते हैं तो कोएंजाइम क्या होता है सर, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं सर, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसमें क्या आते हैं सर, आपके प्रोस्टेटिक ग्रुप आते हैं। आगे ना क्या आते हैं भैया, यहाँ पे प्रोस्टेटिक ग्रुप आते हैं। ये चीज भी आप लोग यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा कि जब भी हम कोएंजाइम की बात किए तो कोएंजाइम में क्या आया सर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए जो कि एंजाइम के साथ लिंक्ड होता है। और ये कहां प्रेजेंस होता है सर, एसेंशियल टू द एक्टिविटी ऑफ दोस एंजाइम। ठीक, ये हो गया। कोएंजाइम डिराइव्स फ्रॉम द विटामिन्स। यहाँ पे कई सारे ऐसे कोएंजाइम होते हैं जो किससे डिराइव होते हैं, वो विटामिन से डिराइव होते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप जब सेकेंड सेमेस्टर में थे तभी भी पूछा गया था, और आपके जो सीनियर 4th सेमेस्टर में थे वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि क्या कोएंजाइम विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछा गया था। ठीक, तो ये चीज इस साल भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके। जैसे कि यहाँ पे कई सारे विटामिन दिए हैं, जैसे कि थायमीन की बात करें तो थायमीन जो होता है वो किसका, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज के लिए होता है। और किस क्लास से बिलोंग करता है सर, प्रोस्टेटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। यहाँ पे पूरी लिस्ट लगी हुई है आपकी विटामिन की, जो किस क्लास से बिलोंग करेगा और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा।
प्रोस्टेटिक ग्रुप की बात करें तो प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है सर? ऐसे ग्रुप जो कि टाइटली बाइंड है किसके साथ? किसी ना किसी एंजाइम के साथ, ठीक है, और किसी ना किसी एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड है, और ये फाइनली किसमें परफॉर्म हो रहे हैं सर? ये फाइनली परफॉर्म कर रहे हैं सर कैटालिटिक साइकिल के रिएक्शन को और आसान बनाने में। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप की बात करते हैं सर, प्रोस्टेटिक ग्रुप्स आर द टाइटली बाउंड, हम अभी स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं सर, टाइटली बाइंड एंजाइम थे जो कि पार्टिसिपेट करता है किसमें? कैटालिटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम। देखो पहले बताने का यही फायदा होता है आपको, देखो जब भी आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे पूरी बातें बता देते हैं। अब इस पूरी बातें को ब्लैंक स्लाइड में बताने का ये फायदा होता है कि आपका तुरंत बात दिमाग में बैठ गया रहता है। अब वही बातें फिर आपको मिलेंगी तो आपको वो भूलेगा नहीं, आपको दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम पहले आपको कुछ कुछ बातें पहले ही बता देते हैं जिससे आपको क्या हो, एक ओवरऑल मिल जाए सर इसमें हमको देखना क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है। देखना क्या है, पढ़ना क्या है, आपको पहले से सारा अंदाजा लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होते हैं सर? ये टाइटली बाइंड होते हैं किसी न किसी एंजाइम के साथ, ठीक है। और ये किस में हेल्प कर रहा होता है सर? कैटालिटिक रिएक्शन को एनहांस करने में, इंक्रीज करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है अपना प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक। जैसे कि हम बात करें सर प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है सर? ये ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वाले हैं, इनऑर्गेनिक नहीं है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कि फैल्विन हो गया, एडेनिन हो गया, डाइन्यूक्लियोटाइड FAD is the prostatic groups that participates in several intracellular oxidation reaction, जो कि क्या करता है सर? इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग द कैटालिटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जब हम कैटालिटिक साइकिल की बात करते हैं देखो यहाँ पे एंजाइम है क्या? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा एक चीज और बता दें आपको यहीं पे कि कहीं भी आपको कोई टर्म दिखे जहां के लास्ट में है ना, यानी सफिक्स पे क्या लगा रहा है? ASE लगा रहता है, ठीक है। क्या लगा सर? सफिक्स पे ASE लगा रहा है, इसका मतलब ये किसको बता रहा है सर? ये किसी न किसी एंजाइम को डिराइव कर रहा है। ये पहचान, एंजाइम को पहचानने का तरीका है। जैसे यहाँ देखो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज लगा है, लास्ट में क्या लगा है सर? ASE लगा है, इसका मतलब क्या? ये एंजाइम है। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, हेक्सागोनेज एंजाइम है। जहां भी किसी भी एंजाइम को उठा के देखो लास्ट में सफिक्स ASE लगा रहता है। आप लोग हिंदी में पढ़े थे ना उपसर्ग प्रत्यय वाला, वही हिस्सा यहाँ पे भी है। जहां भी लास्ट में ASE लगा रहे आप तुरंत समझिएगा सर क्या है? ये आपका एंजाइम है, ठीक। FAD accept the 2 electrons from the succinate yielding the fumarate product. Because of the FAD is the tightly bind to the enzyme, the reaction is the somehow shown in this way. यानी सक्सिनेट के साथ EFAD अगर बाइंड कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है सर? फ्यूमरेट, और EFADH2 का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो ये चीज था आपका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा और आते हैं सर को सबस्ट्रेट के, ठीक है। को सबस्ट्रेट के ऊपर बात करते हैं और इसके बाद हम लोग बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर फंक्शन की बात कर लेंगे। को सबस्ट्रेट क्या होता है? तो को सबस्ट्रेट आर द लूजली बाउंडेड। देखो वहां पे हम क्या देखे थे, जो टाइटली बाइंडेड होगा कोई एंजाइम के साथ, किसी एंजाइम के साथ, वो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है। अगर वही क्या हो सर? लूजली बाइंड हो, है ना, किसी सबस्ट्रेट के साथ लूजली बाइंड हो या फिर किसी को एंजाइम के साथ लूजली बाइंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? को सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। दैट रिक्वायर्ड द स्टोमेट्रिक्स अमाउंट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं सर। फंक्शन क्या होता है कोएंजाइम का? तो कोएंजाइम आर द एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, यानी कि कोएंजाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने के लिए या फिर उसको रेगुलेट कराने में। कोएंजाइम इज द लो मॉलिक्यूलर वेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोएंजाइम की बात करते हैं तो इससे क्या होता है सर? काफी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंट में, और जैसे ही लो मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका मतलब क्या होगा? ये लूजली बाइंड होता है। क्या होगा भैया यहाँ पे? लूजली क्या होगा? यहाँ पे इनकी बाइंडिंग हमको देखने को मिल रही हो, लूजली बाइंडिंग होगी। इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट था क्या था? काफी कम था, ठीक। तो अगर कोई पूछे वाइवा कि भैया बताओ कि जो कोएंजाइम होता है वो आपके जो कोएंजाइम या फिर को सबस्ट्रेट जो है वो क्या है सर? आपके लूजली बाइंड होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों लूजली बाइंड होते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है काफी कम होती है,
मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है, काफी कम होती है, इसलिए लूजली बाइंडेड होते हैं। और वहीं पे प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या थे, वो टाइटली बाइंड थे, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा था। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विदाउट विच द एंजाइम कैन द एग्जिबिट एनी रिएक्शन। और क्या होता है, ये किसी भी रिएक्शन के लिए एग्जिबिट कर लेता है। क्लासिफिकेशन अगला टॉपिक आता है सर, क्या, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है सर ASC लास्ट में लगा रहा है, तो ये आपका एंजाइम है। एक बार ओवरऑल देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ये हम लोग अलग अलग फॉर्म में इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि ऑक्सी रिडक्टेज, देखो लास्ट में ASC लगा हुआ है, एंजाइम है। ट्रांसफरेज, ASC लगा है, एंजाइम है। हाइड्रोलेज, ठीक है, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज और ट्रांसलेज, ये क्या है सर, आपके एंजाइम। ये सभी सभी क्या है सर, एंजाइम के क्लासेस हैं। इसको एक एक के ऊपर हम लोग बात करेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह पूरा खत्म ही है, ऑलमोस्ट ये खत्म ही है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, और यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर हम बात करें सर एंजाइम की क्लासेस की, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस क्लासिफाई किया गया है। ऑक्सो रिडक्टेज में, ट्रांसफरेज में, हाइड्रोक्सिलेज में, लाइएज में और आइसोमरेज में, फिर लाइगेज में और ट्रांसलेक्टेज में। ठीक है, ट्रांसलॉक्टेज में। तो ये चीज था आपका, और आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी जितने बच्चे बैच से नहीं जुड़े, एक बार फिर बता दें, आप सभी लोग बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना, वहाँ पे आपकी पूरी क्रिस्टल क्लियर आपको कराई जा रही है। जो नोट्स होंगे वो आपके बाइलैंग्वेज में मिल रहा होगा, जैसे कि आप अभी नोट्स जो देख रहे हो, आपके PDF जो लगी हुई है, यही आपको नोट्स मिल जाता है। तो यहाँ से आराम से अपने नोट्स को कंप्लीट भी कर सकते हो बाइलैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है, तो काफी फ्रूटफुल साबित कर रहा होता है। तो बस यही था एंजाइम के बारे में। तो जितने लोग बैच से रजिस्टर नहीं हुए, बैच से रजिस्टर हो जाए ना, और ये जो PDF है आपको बैच में ही मिल जाएगा। फिर फाइनली आप यहाँ से अपने अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये एक बात और बता दें कि अगर ये क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा होगा, आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे कि सर क्लासेस कब लाइव हो रही हैं, सब कब बैच में लाइव हो रही हैं, या फिर यूट्यूब पे कब लाइव हो रही हैं, या फिर कौन सी क्लासेस आपकी अपलोड की गई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्या मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा, जिससे अपने अपनी तैयारी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो सभी लोग ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा।